हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो एक वीक के बाद मैं वापस से यहाँ पे रिज्यूम कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेसन ही यहाँ पे आया था, वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की। आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कोऑपरेटिव्स एंड सेकंड यहाँ पे हम लोग राइट टू बी फॉरगॉटन देखेंगे। राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो बहुत पहले से, जब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन लॉ यहाँ पे लाने की बात की जा रही है कि प्रिवेसी प्रोटेक्शन लॉ, तो उस समय से यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है और इसमें क्या न्यू ऐड ऑन होने वाली है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा कानून है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले डिटेल में। देन यहाँ पे FCRA के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगेन यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे FCRA के बारे में। तो आज ये 3 आर्टिकल रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में यहाँ पे आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आज दूर होने वाला है, क्योंकि इस आर्टिकल में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है उनके द्वारा एक सेलिब्रेशन अटेंड किया गया है जो कि 100 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन न्यू दिल्ली, इसके ओकेजन में यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है इसको अटेंड किए थे। ये जो सेलिब्रेशन है एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कौन सी बॉडी है, तो ये देखिए आप एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो हमारे पूरे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट चलती है ना, उसको पूरा इंटायर जो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जो यहाँ पे एपेक्स बॉडी है वो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, और फिर रीऑर्गेनाइज किया गया, वापस से फिर से इसको लाया गया था 1961 में। मेन थीम अगर हम लोग इवेंट का देखें तो था कि बिल्डिंग सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया, क्योंकि कोऑपरेटिव देखिए कि कोऑपरेटिव मीन्स एक दूसरे को कोऑपरेट करके सहयोग करके एक अपना बिजनेस क्रिएट करना। कोऑपरेटिव बैंक भी आज के डेट में आप देखते हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट मेन है कि देखिए कोऑपरेटिव कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि सेल्फ रिलायंट बनेगा हमारा देश, यानी कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए कभी भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट इन दिस सेंस इंडिपेंडेंट कि हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को खुद से मैन्युफैक्चर करके खुद से हमारे अपने देश में बनाए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल देखते हैं। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सबसे पहली बात यहाँ पे आती है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, जैसे कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम लोग स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे, ऑटोनॉमी नहीं है, हमारे ऊपर किसी न किसी का पावर रहेगा, किसी न किसी का कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके से ही कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि फुल्ली ऑटोमेटिक एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे वो इकोनॉमिक और यहाँ पे इकोनॉमिक जो साइड है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। देन डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है। देन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशन सेक्टर में भी आप देखो कि हम लोग बेटर तरीके से हमारे देश में क्या कमियां हैं और हमारे देश के लोगों को एजुकेशन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको किस तरीके से लैकिंग उनको फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने बेसिस से प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग एक अच्छा खासा प्रोवाइड करेंगे। कॉपरेशन होगा कोऑपरेटिव्स के बीच में, और कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, यानी कि कोई भी कम्युनिटी है तो उनके लिए कंसर्न लेकर चलना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे देखा जाता है। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप है यहाँ पे। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव आप देखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, और कोऑपरेटिव कहने का मतलब एक वॉलेंट्री है, यानी कि जिस लोगों को मन है इस ग्रुप में ज्वाइन होने का वो ज्वाइन हो सकते हैं, जिनको नहीं मन है वो नहीं होना है। ठीक है, ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आकर यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन मेनली हम लोग समझते हैं कि मीन्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने का मतलब है कि एक ऐसा सोसाइटी, अभी भी आप जहाँ पे रहते हो वो एक सोसाइटी है। सोसाइटी कहने का मतलब है कि कुछ लोग मिलके एक जगह पे रहते हैं, जिसे हम लोग सोसाइटी का नाम देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे एक सोसाइटी है जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है। हर एक लोग अपने मन से आकर उस सोसाइटी में रह रहे हैं, और एक कॉमन नीड्स है सबका। इट मीन्स कि आप देखो कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि अगर एक जॉब लेने की, एम्प्लॉयमेंट की अगर यहाँ पे नीड्स है तो एक कॉमन नीड्स होना चाहिए, या फिर किसी का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इस तरीके की अगर यहाँ पे कोई माइंडसेट है तो वैसे लोग जो है
सेम जो कॉमन नीड्स के हैं वो अपनी खुद की एक एसोसिएशन बनाते, जिसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका एम होता है कोऑपरेट करना, यानी कि अगर 4-5 लोग हैं, अगर वो मिल के कुछ एक ही टॉपिक पे अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इट वुड बी बेटर कि वो एक साथ आकर जो है अपनी बिज़नेस स्टार्ट करें। तो इससे क्या होता है कि हर एक मेंबर को कोऑपरेशन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, और एक आगे किस तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करना है, इसका भी एक यहाँ पे वे मिल जाता है। फाइन। तो यहाँ पे जो पूरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है मेनली उन पे उनके इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मॉडस ऑपरेंडी है, यानी कि अगर हम लोग देखें कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लोग जो है ना आगे आकर एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद अपनी इंडिविजुअल रिसोर्सेज लेकर आते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में कि कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सके और कुछ कॉमन बेनिफिट्स जो है उससे ज़रूर निकले। फाइन। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि पीपल्स जो है अपने विश से आते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी यहाँ पे मेंबरशिप है, साथ ही ये फ्री है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो छोड़ भी सकते हैं, बट दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर। जैसे कि आप देखो कि एक ग्रुप बना है जिसमें कि 10 लोग यहाँ पे आगे जुड़े हैं, जिनका एक कॉमन नीड है, कॉमन गोल है, कॉमन एजेंडा है, लेकिन वो अपने मन से जब कभी भी आए हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनका जो नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर इस ग्रुप में रह के फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो इसको आराम से छोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस शेयर यहाँ पे एक लोगों के द्वारा लिया गया है तो वो दूसरे लोगों को जो है ट्रांसफ़र कर दे, वैसा नहीं कर सकते, वो शेयर छोड़ के ही जा सकते हैं। रेलिवेंस अगर देखें तो मोर देन 12% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव से ही एसोसिएटेड है थ्रू मोर देन 30 लाख कोऑपरेटिव्स, और जो जॉइंट कोऑपरेटिव इकॉनमी है हमारे पूरे वर्ल्ड का वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमिक यूनिट है। फाइन। तो ये भी आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव आपको इंडिया में काम करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कि बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर की नीड्स और कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इन सब पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए किस तरीके की सोसाइटीज़ में रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो ये आप देख सकते हो कि हर एक फील्ड में एक अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है। अमंग द 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो 3 सोसाइटीज़ जो इंडिया में है, जैसे कि आप देखो कि अमूल है एक बहुत अच्छा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो एक लंबे समय से जो कि बहुत ही पुरानी एक कंपनी है, ये है अमूल। अमूल कोई ऐसा आज के डेट में आप देखते हो कि बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन ये स्टार्ट जो हुआ था ना अमूल, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट हुआ था। तो अमूल है, IFFCO है, यहाँ पे CRIBHCO है, ये सब इंक्लूडेड है। और आज के डेट में हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में आप देखो तो 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव्स के द्वारा फेस किया जाता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है इसकी कमी है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो कि हमारे देश में ऐसा है कि सरकार जो है वो मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर द कोऑपरेटिव्स, और इन्हीं के पास पावर है कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव्स हमारे देश में काम करते हैं उनको रेगुलेट करना। पॉलिटिसाइजेशन है, यानी कि हर चीज़ में आप देखो पॉलिटिक्स तो इंक्लूडेड है ही, या फिर आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपको एक पॉलिटिक्स जो कॉन्सेप्ट है ना वो हर एक जगह देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो डोमिनेट करते हैं बाय लोकली जो पावरफुल मेंबर होते हैं उस सोसाइटी के, उन्हीं के बेसिस पे आप देखोगे कि वो सोसाइटी रन भी करता है, वही डोमिनेट भी करते हैं, वो जो चाहते हैं वही चीज़ें होती हैं। विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यहाँ पे एफिलिएशंस होता है, और इसमें के कारण हम लोग देखते हैं कि इंटरनल क्वेरल होती है, यानी कि आपस में अगर 10 लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है तो उनके बीच में यहाँ पे झगड़े लड़ाई होने लगता है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा बाय कॉमन पीपल, बाय कॉमन मेंबर, तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है। उसका रीजनल इम्बैलेंस अगर हम लोग ग्रोथ में देखें तो जो कोऑपरेटिव है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और एरिया जैसे कि वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे कि आप महाराष्ट्र और गुजरात साइड जाओगे तो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड आओगे तो यहाँ पे उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, तो मोस्ट ऑफ द जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कन्फाइंड है एक फ्यू मेंबर्स, और साथ ही साथ आप देखो कि उनके ऑपरेशंस जो कि सिर्फ 1 या 2 विलेजेस तक ही एक्सटेंड होता है। एज अ रिज़ल्ट इनके जो रिसोर्सेज है वो आज भी आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो इनएडुकेट ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपको हमारे देश में पता है कि ऐसे भी स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। इनएबिलिटी है हमारे यहाँ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का कि एफिशिएंट जो पर्सनल है उसको अट्रैक्ट कर सके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी चैलेंजेस है कि एक अच्छी खासी चीज़ें या फिर कोई भी अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट इसको यहाँ पे हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। इसके कारण क्या होता है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो यहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो होनी चाहिए, एक जो फंडा होता है प्रोफेशनलिज्म का, वो यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा।
कोऑपरेटिव बैंक जो है इसमें काफ़ी स्पेसिफिक चैलेंजेस है देखने को मिलता है, जैसे कि ड्यूल रेगुलेशन है। किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को आप देखो, या तो वो जिस स्टेट में है, जैसे अभी महाराष्ट्र वाली स्टोरी हुई थी, तो जिस स्टेट में है वहाँ पे स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और सेंट्रल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी है, कि किसको जवाब देना है, किसके प्रति यहाँ पे जो है सही से काम करना है, तो ये सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। साथ ही बैलेंस शीट भी यहाँ पे बर्बाद हो रही है, श्रिंक हो रही है। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में आप देखो कि एनपीए की जो रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हायर है, अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें कमर्शियल बैंकों से। तो यहाँ पे एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इट मीन्स कि ऐसी एसेट जो कि यहाँ पे अब वापस रिटर्न होने के या फिर रीपेमेंट होने के कगार में नहीं है। आप देखो बैंकों का बहुत सारा जो पैसा होता है ना वो लोन की फॉर्म में वो लोग निकाल देते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि लोन की फॉर्म में उनको फिर इंटरेस्ट आता है, तो बैंकों को फ़ायदा होता है। लेकिन जब लोन दे दिया और वापस से जो है बेसिक अमाउंट भी वो रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट तो छोड़ दो, तो ऑब्वियस है कि बैंकों का पैसा गया, यानी कि बैंकों का पैसा तो होता नहीं, अपना तो लगाते नहीं है। हम जैसे आम पब्लिक जो है बैंकों में जाकर जो डिपॉजिट करते हैं उसको बैंक जो है लोन के फॉर्म में निकाल देती है, यानी कि आम जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है अगर एनपीए रेशियो बढ़ते जा रहे हैं और जो यहाँ पे लोन का रिपेमेंट करना है अगर वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो कि एनपीए जो कोऑपरेटिव बैंक्स का केरल में है वो 38% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं कमर्शियल बैंक का अगर आप देखोगे ना तो 3.99% है। तो कमर्शियल बैंक का जो यहाँ पे एनपीए रेशियो है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में परेशानी हुई है, तो उसमें फिर भी सही है कमर्शियल बैंक, लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक्स का देखें तो ये प्रॉब्लम है। गवर्नेंस इशू भी है, लैक ऑफ मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस है, यानी कि आज की डेट में आप देखो हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में उस तरीके का चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे लैक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, और यही एग्जांपल अगर देखें तो कहा जा रहा है कि पुअर गवर्नेंस है, जिसके कारण जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है वो फेल्योर हो गया, यानी कि डूब चुका था ये। आई थिंक ये 2-3 साल हो गए इस स्टोरी को कि पीएमसी जो है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बुरी तरीके से डूब गई थी, और यहाँ पे आम जनता का जो पैसा था वो भी यहाँ पे बर्बाद हो रहा था, तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही चुका था। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि वे अहेड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करना होगा। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो कोर वैल्यू है कोऑपरेटिव्स का, और इसमें हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको कम करें, और साथ ही साथ जो इंक्लूसिबिलिटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव्स में आकर जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट करें, तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे इनकरेज करना होगा। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम लोग को यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई जो हम लोग करते हैं 2005 के तहत, तो उसके तहत हम लोग को यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाना होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जवाब चाहिए तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोग को मिल सके। मैंडेट करना होगा, यानी कि जो डायरेक्टर है कोऑपरेटिव्स के उनको अपने एसेट को हर एक साल डिक्लेयर करना यहाँ पे मैंडेटरी करना होगा। साथ ही अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है जो भी मेंबर यहाँ पे हैं कि उनके राइट्स क्या है और पर्पस क्या है कोऑपरेटिव्स का, और साथ ही साथ जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एथिकल बिहेवियर जो है वो इंश्योर हो सके। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशंस जो है, यानी कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें यहाँ पे आगे आ सके, ठीक है, और साथ ही मल्टीपर्पज़ जो सोसाइटी है उसको प्रमोट कर सके। तो जो मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ है इनमें भी एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड व्यू देखने को मिलता है कि क्या ज़रूरत है मेंबर्स को, और कैसे मेंबर्स जो है एक परफेक्ट वे में वो मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वीकर और जो इनएफिशिएंट सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट सोसाइटीज़ के साथ। जैसे बैंकों में भी आप देख रहे थे कि यहाँ पे मर्ज हुआ है काफ़ी बैंक हमारे यहाँ, कहाँ 27 शेड्यूल बैंक थे, अब यहाँ पे घट के 12 हो चुके हैं। तो इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे वीक बैंक है जो कि सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे, तो उन सारे वीक बैंक को जो है स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे ही हम लोग कोऑपरेटिव्स में भी कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक यहाँ पर सहूलियत हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटाइजेशन स्पेशली आप देखो कि गवर्नेंस में, तो बैंकिंग और बिजनेस जो है इससे ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एफिशिएंट सिस्टम निकल कर आता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, यानी कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग में, जिससे कि जो कोऑपरेटिव्स के एम्प्लॉय होते हैं उनको बेटर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा। बच्चे जो स्कूल में है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में, साथ ही जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना कोऑपरेटिव फॉर्म करें, तो उनको क्या है कि सबसे पहले आप देखो कि जो भी मोडालिटीज़ होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उनसे वो अवेयर नहीं होते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनसे अवेयर होना ज़रूरी है। फाइन।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है कोऑपरेटिव्स का। इतना ज़्यादा हम लोग कोऑपरेटिव्स कह रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे आप देखो कि सबसे पहले जो लोकल एक्सपर्टीज़ होते हैं वो यहाँ पे उनको वो बनते जाते हैं, वो बिल्डअप होते हैं, प्रॉफिट यहाँ से निकल कर आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे कि 4-5 लोग जो है एक साथ आकर एक कंपनी खड़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो जॉब सीकर नहीं है, वो जॉब क्रिएटर बन जाते हैं। फॉस्टर है जेंडर इक्वालिटी, ये एक ऐसा फील्ड है कोऑपरेटिव में जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे फिलॉसफी जो है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, ये जो एक सिद्धांत है इसका एक अच्छा उदाहरण है। साथ ही यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि लीडरशिप प्रमोट होता है। साथ ही यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट्स है जिससे कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो यहाँ पे प्रमोट होती है। साथ ही यहाँ पे एफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप समझो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर आप समझो कि कोऑपरेटिव्स है, तो उसमें फाइनेंस वगैरह जो है ना वो बहुत ही एफोर्डेबल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इससे क्या हो पाएगा कि अगर कोऑपरेटिव्स है, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है लेकिन उनके पास आइडिया है इम्प्लीमेंट करने का, तो यहाँ पे कुछ और लोग उनको मदद कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही सोशल कोहेशन बिल्डअप करना है। तो ये सारे आप देख सकते हो कि कोऑपरेटिव्स की बेनिफिट है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन अब ये समझते हैं कि हमारे देश की सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, यानी कि जो मिनिस्ट्री है वो इस्टेब्लिश की है जिससे कि यहाँ पे एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर सके जिससे कि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है स्ट्रेंथन हो जाए। साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2020, तो इससे क्या है कि आरबीआई को यहाँ पे पावर दिया गया है कि कोई भी जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स है तो उनको वो सुपरसीड कर सकती है। ऑब्वियस है कि आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक होते हैं पूरे देश में, इनके तहत जितने भी बैंक होते हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, उनको वो सुपरसीड करते हैं और अलाउ करते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो मनी रेज करें वाया पब्लिक इशू और जो प्राइवेट यहाँ पे प्लेसमेंट है, ठीक है। साथ ही नाफेड है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जिसमें कि ये कहा गया है कि मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव है उनको असिस्ट करना स्टेट में जिससे कि वो अपनी मार्केटिंग बिजनेस को डेवलप कर सके। साथ ही यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल है, कॉर्पोरेशन है, एनसीडीसी, तो ये आपका 1963 में ही सेटअप किया गया था जिसमें कि असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कुछ स्कीम, जैसे कि क्या मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, ठीक है, और प्रैक्टिसिंग है। शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव शुगर में, कोऑपरेटिव स्पिनिंग में, यहाँ पे आप देखो कि वीविंग मिल्स भी है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड सब्सिडीज़। तो इन सबको मिलाकर आप देख सकते हो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस जो है वो इस जगह पे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अगर देखिए तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आया 2011 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो यहाँ पे फैक्ट है उसको सबसे पहले फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी के तहत यहाँ पे लाया जाए जिससे कि हम लोग कोऑपरेटिव्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 43B है डीपीएसपी में जो कि पार्ट 9B में है, ये भी इसी से रिलेटेड है कोऑपरेटिव से। साथ ही जो कोर्ट है उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि 9B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तभी ऑपरेट हो सकता है जब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर उनके तहत यहाँ पे झगड़ा वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे जो है इसको फॉलो किया जा सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इसका कंसर्न होगा तो पार्ट 9B जो है यहाँ पे हमारा अलग से ऑपरेट होगा। बट पार्ट 9B की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे रन करती है उसके बारे में जो टर्म्स वगैरह है वो डिक्टेट किया गया है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे कोऑपरेटिव। सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट भी हम लोग स्टेप्स देख लिए और साथ ही यहाँ पे हम लोग बेनिफिट भी देखे कोऑपरेटिव्स का क्या है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोऑपरेटिव्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में होने के साथ साथ यहाँ पे शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट में इसको रखा गया है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था तो उस समय कॉर्पोरेट यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है इन तीनों में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं इसको आपको बतानी है। अभी तो अमेंडमेंट होकर ये बढ़ घट गए, ठीक है, तो उसके नहीं ओरिजिनल बताना है। साथ ही अगर देखें तो ये कहा जाता है कि जो कोऑपरेटिव फॉर्म करना है तो ये एक फंडामेंटल राइट बना अंडर आर्टिकल 19(1)(c). साथ ही कोऑपरेटिव को प्रमोट करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स भी बना, यानी कि डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 43B हो गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 का जिसमें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ की बात की गई है कि ऐसी सोसाइटीज़ जो कि एक स्टेट के साथ साथ 2-3 स्टेट में अगर काम कर रहे हैं तो मल्टी स्टेट में अगर वो कम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ एक्ट है, ठीक है, 2002, उसके तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है।
तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में हमने देखा यहाँ पे कि कोऑपरेटिव्स प्रिंसिपल क्या है और कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव्स को कहाँ कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, एंड देन क्या क्या कोऑपरेटिव्स के द्वारा चैलेंजेस फेस की गई है, इन सारे टॉपिक्स को हमने देखा। बेनिफिट क्या है कोऑपरेटिव्स की, एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या सरकार के द्वारा स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे कि हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन कर सके। एंड बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे वे फॉरवर्ड हमने देखा कि और आगे जो है हमें और किस किस मुद्दे पे यहाँ पे चीज़ों को सही करना ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी ये कहा गया है कि रजिस्ट्री डायरेक्ट किया गया है कि रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ ए कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट। देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन कहने का मतलब है कि 10 साल पहले जब इतना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग जो है उस समय फेसबुक और याहू और कुट ये सब था जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिसको कि यूज़ करते थे। उस समय आप समझो कि आपका जो स्टेटस है वो कुछ और था, ठीक है। उस समय आपने कुछ और फोटोज़ और कुछ और अपने बारे में डिटेल्स जो है वो आपने इनपुट कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जैसे फेसबुक में आपने जो है कुछ भी डिटेल्स डाला, कुछ भी पोस्ट आपने वहाँ पे कोई भी फ़ोटो को पोस्ट किया, वो आज के डेट में आफ्टर 10 ईयर्स जब आपकी स्टेटस कुछ और है, आप नहीं चाहते हो कि पब्लिक, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी लोग जो है आपके 10 साल पहले वाली जो पोस्ट है उसको देखे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। आप डिलीट तो कर देते हो, लेकिन क्या है कि ये जो फेसबुक है, फेसबुक को ऑपरेट यहाँ से नहीं, यूएस के मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया जाता है। और फेसबुक में जितने भी लोगों की प्रोफाइल है, हमारे इंडियन लोगों की जो प्रोफाइल है, वो सब जाके कहाँ सर्वर में सेव होता है, जो कि यूएस के सर्वर में सेव होता है। हमारे इंडिया में इसको सेव करने का अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। ये मैटर तब से निकल कर आ रहा है जब मार्क जुकरबर्ग ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को बहुत सारे जो प्रोफाइल्स की जो डेटा थे उसको वो बेच दिए थे, ठीक है। तो डेटा आज के डेट में आप जानते हो कि बिग ऑयल, तो इसलिए डेटा का यहाँ पे आज के डेट में एक सेल परचेज़ हो रहा है। तो उसके बाद ये लैमलाइट में आया कि हमारे डेटा को यूएस वाले जो है बेच के कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अपने ही डेटा को अपने ही देश में इसको सेव करें। और साथ ही साथ अगर कोई लोग चाहते हैं कि पुरानी डिटेल्स को, डेटास को अगर वो डिलीट करना चाहते हैं, तो ये एक राइट होना चाहिए, ये एक अधिकार है एक ह्यूमन बीइंग का कि वो अपने पुराने डेटा को या फिर कोई भी पोस्ट को डिलीट करने का उनको मतलब कि भूल जाने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि जो डिटेल है किसी भी कपल का सर्च इंजन से या इंटरनेट से, अगर वो डिलीट करना चाहते हैं तो उनको डिलीट करने का अधिकार है। जैसे कि आप देखो कि आज की डेट में डिवोर्स भी होते हैं, 2-3 शादियां हो जाती है, तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है या बड़े बड़े या कोई भी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पहले की जो उनकी फ़ोटोज़ है वो कोई आगे आने वाली जनरेशन देखे, तो उसको डिलीट करने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी और यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि आपको पुत्तास्वामी केस के बारे के बाद ये पता चला कि आर्टिकल 21 जिसमें कि राइट टू प्रिवेसी का अधिकार दिया गया, जिसमें कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं है, वेयर एज राइट टू बी फॉरगेटन जिसमें कि आप देखो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने का अधिकार है जो कि पब्लिकली एक सर्टेन टाइम तक सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा एक्सेस कर सके। तो राइट टू प्राइवेसी क्या हो गया कि जो आर्टिकल 21 के तहत है कि आपको हर एक काम करने का अधिकार है, अपने जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने का अधिकार है। लेकिन वहीं अगर हम लोग राइट टू फॉरगेटन की बात करें तो इसमें यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, वो आगे आने वाले थर्ड पार्टी जो है उसको एक्सेस नहीं कर सके, इसको रिमूव करने का अधिकार हो। तो अगर हम लोग देखें राइट टू बी फॉरगेटन एक तरीके का राइट है जो कि पब्लिकली यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होता है। अब इसको जो है इंटरनेट से रिमूव कर देना है, सर्च इंजन से रिमूव कर देना है, डेटाबेस से रिमूव कर देना है, वेबसाइट से रिमूव कर देना है और कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी लोग जो है वो देख सकते हैं। तो राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये ओरिजिन है, यानी कि राइट टू बी ओविलियन। फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पे राइट टू ओविलियन है। इसी से ये कॉन्सेप्ट को हमने चोरी किया। चोरी इन द सेंस कि देखिए कुछ भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे देश का, हमने बहुत सारे हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी लगी, जिनकी उनको लगा कि हमारे देश में भी ये सारी प्रोविज़न होनी चाहिए, उसको हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट किया गया। तो ये चीज़ें तो आप लोग को भी अपने पर्सनल लाइफ में करना चाहिए कि जो भी चीज़ें दूसरी लोगों की क्वालिटीज़ अच्छी लगती है उस क्वालिटीज़ को आप लोग जो है अपने अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी। तो यही चीज़ें हैं कि फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस में राइट टू ओविलियन है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पुरानी चीज़ों को सर्च इंजन से डिलीट करने का। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने भी अपने देश में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और राइट टू बी फॉरगेटिंग जो है ये एक एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ इसको ऑब्जेक्ट किया गया है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये स्टैट्यूटरी राइट कहा गया है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन
आज की डेट में जो हम लोग अपने देश में कह रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ रहे हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जो 90% प्रोविज़न है वो हम लोग कॉपी कर रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन का वहाँ पे कानून है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया गया है कि राइट है फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन का, और आर्टिकल 17 है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का, इसमें ये कहा गया कि राइट टू इरेजर यानी कि राइट टू बी फॉरगेटन यानी कि इरेज करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। यूएसए में भी आप देख सकते हो कि राइट टू बी फॉरगेटन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया, बट ऐसा नहीं है कि कानून के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, लोग इस तरीके की चीज़ों को चाहते हैं, ठीक है। राइट टू बी फॉरगेटन अगर इंडिया में देखें तो अब तक आप देखो कोई कानून नहीं है जिसमें कि हम लोग जो है राइट टू बी फॉरगेटन को क्लेम कर सकते हैं। तो अभी GDPR जो है हमारे यहाँ इसी के बेसिस में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सनल डेटा को डिस्क्लोज़ करना है उसको यहाँ पे रोकने का काम किया जा रहा है, ठीक है, ना कि पर्सनल डेटा को डिलीट करने का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो बिल हमारे तरफ से लाया जा रहा है उस बिल में क्या प्रोविज़न है। उस बिल में प्रोविज़न है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने का यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 की बात करें, जो कि आज की डेट में ये करंट रिजीम जो है डिजिटल डेटा को गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो कि राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है राइट टू बी फॉरगॉटन के लेके, तो ये केस याद रखिएगा, KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर फंडामेंटल राइट, उसके तहत ये राइट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिमिनल हो या फिर कोई भी लोग हो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सके, ऐसा भी नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एब्सोल्यूट राइट तो कोई भी राइट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सरसाइज करना है, जैसे राइट टू फ्रीडम है एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन का, फुलफिलमेंट करना है अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ आप देखो कि कोई भी ड्यूटी है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ में उसको एग्जीक्यूट करना है, साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये सारा काम यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन फिर आप देखो कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कानून नहीं है, तो कहाँ पे इशू अराइज़ हो रहे हैं। इशू इसलिए अराइज़ हो रहे हैं क्योंकि स्कैटर्ड डेटा है, जो किसी इंडिविजुअल का डेटा है ना वो स्कैटर्ड है, यानी कि आज की डेट में तो आप देखो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म लोग यूज़ करते हैं, ना जाने क्या क्या, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम और बहुत सारे स्नैपचैट वगैरह, पता नहीं आप लोग क्या क्या यूज़ करते हो। तो हर जगह जो है यहाँ पे डेटा स्कैटर्ड है, तो कहाँ कहाँ से डेटा को डिलीट किया जाए ये बताइए। सेकेंड है कि इम्प्लीमेंटेशन, जो सक्सेस रेट है सरकार का कि कैसे वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को रोक सके। तो आज की भी डेट में आप देखो कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को रोकने के लिए क्या नहीं किया गया, लेकिन क्या कभी कुछ रुका, कभी कुछ रुका, तो ये सक्सेस रेट बहुत कम है। री इमर्जेंस है, यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन आप देखो तो यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल ऑफ जो पर्सनल डेटा है उसको इंश्योर नहीं करता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो डेटा का है वो अगेन अपलोड होगा। तो ऐसा नहीं है ना कि परमानेंट रिमूव हो गया, कहीं ना कहीं से फिर कोई अपलोड कर देगा जो सेव करके रखा है, तो ये भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि आप देखो कि हमारे यहाँ अंडर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है कि लोग कुछ बोल सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी एक यहाँ पे मुद्दे की बात है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर देखें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा राइट टू बी फॉरगॉटन एंड पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ें डिलीट ना हो जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेटर हो और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे घातक हो, तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए भी यहाँ पे एक इशू निकल कर आ सकता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि बैलेंस राइट होना चाहिए, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक एग्जामिनेशन करना चाहिए राइट टू बी फॉरगॉटन का, और एक मेथड लेकर आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इन दोनों के बीच में एक बेटर बैलेंस बना के रख सके। डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो सरकार को भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो डेटा की लीकेज होती है, डेटा का मिसयूज़ होता है, ये सारी चीज़ों को हद तक रोक सके। डिस्कार्ड करना है डेटा को, ऑनलाइन सर्च टूल है जिसमें कि अपनी प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। साथ ही फ्रेमवर्क है, यानी कि एक फ्रेमवर्क भी यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, जिससे कि कुछ कंडीशंस है, जैसे कि पर्सनल जो प्रोटेक्ट लाइफ है इंडिविजुअल का, प्रोटेक्शन फ्रॉम असॉल्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये सारी को देख सकें। एक अच्छा फ्रेमवर्क हो, कानून बनाए, रूल्स बनाए जिसके तहत ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो। बैलेंस होना चाहिए राइट टू बी फॉरगॉटन और पब्लिक इंटरेस्ट के तहत, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक जो है ये प्रिवेल होना चाहिए राइट टू बी फॉरगॉटन के ऊपर। सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तो इसको ध्यान में रखिएगा।
और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को यूपीएससी या बीपीएससी की अपकमिंग एग्जाम्स जो भी है उसमें मेंस आंसर राइटिंग को अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप लोग को भी यहाँ पे ज्वाइन करके एक हेल्दी डिस्कशन के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर सकते हो डेली बेसिस पे। और उसके लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें कि आप लोग मेल करके फर्दर जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, आपकी क्वेरीज है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। यहाँ पे अब आगे जो है आपका ये वीडियो रेगुलर आएगा, काफ़ी गैप हो गई बट अब इसके आगे गैप नहीं होगी, तो स्टे ट्यून विथ मी। और अगर आप लोग को इसी तरीके से जो विज़न आइज़ की करंट अफेयर्स मैगजीन है उसको कंप्लीट करना है थॉरली, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।